गैस कहलाती है दोनों ही मनुष्य की? मैम ओजोन। वेरी गुड। कब शत्रु है और कब मित्र है? मैम अगर जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो हमारे मित्र है, और अगर जो ट्रपोस्फेयर में है यहीं पर ही है तो वो हमारे शत्रु है। वेरी गुड। जब हमारे आसपास होती है तब क्या क्या वो हार्म पहुंचाती है? क्या उसके सिम्टम्स हैं? मैम हमारे ब्रीथिंग पे कर देती है वो दिक्कत। और और मैम स्मोक वगैरह जो होता है वो भी बनाती हैं, जिसके कारण साफ दिखाई नहीं देता और सूरज की किरणें भी हम तक ढंग से नहीं आ पाती हैं, तो उससे इनडायरेक्ट कैंसर भी हो सकता है। नहीं, आसपास वाले कैरेक्टर क्या होता है? एक और कैरेक्टर छूट रहा है। आंखों में आंखों जलन। में जलन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सबका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एनवायरमेंट क्लास। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू। आज पीपीटी ओपन करके नहीं रखा है पहले से। अब होगा पीपीटी ओपन। सॉरी। अरे जनरली मैं करके रखती हूँ। आज थोड़ा सा एकदम अभी आप फ्री हो पाई थी इसलिए। 12वीं क्लास है आज हमारा, तो 9 निकला है। ये रहा। चलिए, इसके पहले आपको क्या चीज समझनी थी? इक्षा जी, कौन राउंड सा वाला स्लाइड? ग्राफ। मैम वो जो अभी नहीं, ये नहीं, ये वाला? ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसमें क्या है, ये जो हमने अलग अलग पढ़े हैं ना, इन्हीं हाँ चीजों को उसमें बता दिया है ग्राफ में। और अच्छे से, जैसे हम ग्राफ में, आपने फीडबैक दिया था ना अभी, कौन से टीचर सर ने फीडबैक लिया था कि किस टीचर का कैसा लगा आपको पढ़ाना, किस में क्या कमी लगी है, तो वो ग्राफ में भी दिखा दिया सर ने हमको कि आप एक्सीलेंट आपको कितना परसेंटेज मिला है और गुड आपको कितना परसेंटेज मिला है। तो ऐसे ही ये जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, एक सेकेंड यहां से पढ़ेंगे। ये हमारा मतलब, ये मान लीजिए अर्थ है अपनी, और इस अर्थ में पूरे में गैसेस हैं अलग अलग टाइप की। तो उन गैसेस के बाद में भी गैसों में कौन सी चीजें आके मिल रही? पॉल्यूटेंट्स। ये क्या है सारे? ये पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं। ये जाके गैसेस में मिल रहे हैं। तो गैसेस के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? हार्मफुल कैटेगरी में आ रहे हैं। अब कौन सा वाला पॉल्यूटेंट किस परसेंटेज में है वो उस ग्राफ में दिखाया है। जैसे ये टोटल मान लीजिए एक सर्कल है, ये पूरा अर्थ पे, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें ये सारे चीजें मिली हुई हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे। तो किसका परसेंटेज कितना है? अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो 50% से ज्यादा, 50 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो कौन है सबसे ज्यादा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम जो है वो इसमें आ रहा है। कितना है ये? 50%। जितना टोटल इस एटमॉस्फेयर में ये सब है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, 50% के आसपास। ये उसमें दिखाया है। फिर उसके बाद में दो चीजें हैं, वो इक्वल है। PM10 है, और एक कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे उसको हमने साइन भी बता दी। PM10 है एक, तो ये वाला PM10 हो गया, और एक ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये लोग, ये दोनों 11% है। 11.66% है दोनों। ठीक,
ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। फिर इसके बाद में एक कैटेगरी आ जाती है, वो 9% है। कौन सी चीज है 9%? 9.5% वोलेटाइल ऑर्गेनिक। मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक क्या पढ़े थे हमने? कौन सी चीज आ रही थी वोलेटाइल ऑर्गेनिक में? पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। मैम वो रंग रोगन क्या था कुछ? हाँ रंग रोगन पेट्रोलियम। पढ़ लीजिएगा उसमें से। यस मैम, वो है ना, रोगन विलायक पेट्रोलियम जैसे हाँ, पदार्थों में पाया जाता है। ये मैम तो इसका परसेंटेज कितना है? 9%। ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे। ये दोनों तो बराबर ही है लेकिन है अलग अलग। और इसके बाद ये है सबसे ज्यादा, तो यही इस डायग्राम में बताया है। और ये मैंने इसलिए बना दिए हैं ताकि आप यहाँ से, जैसे ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, तो ये वाले साइन भी बना दिए आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे आप मैच करके पहचान जाओगे। जैसे ये है, ये 11% वाला, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये चीज है पार्टिकुलेट्स PM10। ये है, इससे आप इस साइन से इस साइन को मैच करके इसको पहचान जाओगे। मतलब आसानी से समझ जाएंगे हम कि कौन से वाले का है ये। इसके लिए ये एरो बना दिया है, इसके लिए, इसको समझने के लिए। ये ग्रीन वाले से ग्रीन वाला मैच कर लो कि ये 3% है, ये वाला 3.6% है। कौन सी चीज है 3.6%? PM2.5 है। और सबसे कम मात्रा में कौन सा है? ये 2%, ये लास्ट में दिया हुआ है लेड। ठीक है, तो ये परसेंटेज बताने के लिए है कि कौन सी चीज किस परसेंटेज में पूरे एटमॉस्फेयर में है। सबसे ज्यादा कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, लगभग 50.9% है। ठीक है इक्षा मैम? यस मैम, आ गया। यस मैम। ओके, अब आज हम अपना पढ़ते हैं। ये एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, ये कल की स्लाइड में रह गई थी, छूट गई थी, इसको और ऐड कर लीजिए। हमने क्या पढ़े हैं? ये जो लिस्ट है इसमें हमने 8 देखे हैं कि ये इन पर विचार किया जाएगा, यानी इनको क्या है, द फॉलोइंग 8 polluting एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। इनको शामिल किया गया था, इन पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये थोड़े से पहले की कंडीशन है। 2009 में इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी गई हैं, जो लास्ट की चीजें हैं इनको भी हमको ऐड करना है। ये भी आप उसी कैटेगरी, मतलब एयर पोल्यूटेंट्स में इनको भी नॉमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, इनको और ऐड कर लीजिएगा उसमें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। अब आज हमारा जो है टॉपिक, अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे आज वाटर पोल्यूशन। अभी हमारा एयर पोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, आज हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। और ये भी हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर। तो क्या है, सबसे पहले हम पोल्यूशन बताइए, वाटर पोल्यूशन की कॉमन सेंस के थ्रू बताइए डेफिनेशन क्या होगी। अभी हमने डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की देखी और पोल्यूशन की भी देखी थी, वहीं से निकल के आप खुद बता सकते हैं वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, बताइए। मैम जब H2O में और हार्मफुल आइटम्स वगैरह मिल जाएंगे तो। और अच्छे से, जैसे हमने एयर की पढ़ी थी ना डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की, वैसे बताइए क्या होता है पोल्यूशन में, मेन फंडा क्या है, कौन सी चीज चेंज हो जाती है? मैम नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल इसका वास्तविक जो फिजिकल, नेचुरल चीज है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जब एयर की में चेंजेस आ रहे हैं इन प्रॉपर्टीज में तो एयर पोल्यूशन, और जब वाटर की इन्हीं चीजों में चेंज आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर पोल्यूशन। उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल जो भी कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब उसके जो सामान्य गुण हैं जिनसे वो पहचाना जाता है, जो उसके लक्षण है, उनमें अगर परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तब वो प्रदूषित जल कहलाता है। और क्यों होता है, किसके कारण से, ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो हमारे घर का सीवेज है वो जा जाकर जो नेचुरल
वाटर रिसोर्स है उसमें मिल रहा है, पानी के जो जल स्रोत है सामान्य उनमें मिल जा रहा है, या फिर जो हम पॉल्यूशन जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम कहीं किसी भी वाटर बॉडी के पास में उसको फेंकते जा रहे हैं, कूड़ा करकट ढेर लगाते जा रहे हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस जल को, इस पानी को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे और देख लीजिए इसको कि जल के भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, जैविक यानी बायोलॉजिकल अभिलक्षणों मतलब प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में प्राकृतिक मतलब नेचुरली हो जाए, या तो ये चीजें चेंजेस जो आ रहे हैं, या फिर मैन मेड हो, मानव की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे हो, और उससे क्या हो रहा है, फिर उसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिससे वह हमारे लिए यूजफुल नहीं बचेगा। हम उसको पीना तो छोड़िए, हम उसको नहाने के लिए भी यूज नहीं कर पाएंगे। कई जगह का देखा है कि पानी खारा कहलाता है, उसमें मतलब आप जो सोप होता है, साबुन होता है, उसका झाग नहीं बनता है, वो फट जाता है। देखा है ऐसा कहीं किसी का एक्सपीरियंस? यस मैम, नोएडा में है। हाँ, पूरा साबुन झाग नहीं बनता है, फट जाता है, और पूरा ऐसे ही, तो वो गंदगी भी साफ नहीं कर पाता है। तो हम अगर पीने की ना सोचे, हम तो अपने आप को क्लीन करने के लिए भी वंचित हो जाएंगे, क्लीन करने वाली कंडीशन में भी नहीं बचेंगे अगर ऐसे ही वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होता रहा तो। फिर जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किन किन कारणों से वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है। मेनली दो इसके ये है ना, थर्ड और फोर्थ नहीं है, ये ट्रांसलेशन है, तो ये फर्स्ट है फिर से, और ये सेकेंड है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं जब सेंड करूंगी तो और कर दूंगी करेक्ट। पहला क्या, हिंदी में, हिंदी के भी याद रखिए वर्ड, अगर आप हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, और इंग्लिश का भी पढ़िए, फिर इंग्लिश पे ही जाएगा। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन सोर्स पॉल्यूशन, बिंदु स्रोत। इसमें क्या होता है कि फिक्स है कि आपको पता है कि यहाँ से ही आ रहा है, फिक्स है। जैसे कि नगर पालिका की जो सीवेज लाइन होती है, नाले वगैरह जो होते हैं, गंदी नालियां जो होती हैं, वहां से निकल के जा रहा है पता है, या फैक्ट्रियों का जो बाहर निकलता है गंदा पानी, वो सब आपको पता है कि ये फिक्स है, यहाँ से आने ही आना है। लेकिन दूसरा वाले का है अबिंदु स्रोत यानी कि नॉन सोर्स पॉल्यूशन, जिसमें आपको पता नहीं होता है, ये कहीं से भी आ सकता है। इसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं, वर्षा का जल हो सकता है, बाढ़ में जो वाटर रेन फ्लूड होता है, जो वर्षा के पानी बाढ़ में जो जाता है, उसमें कई सारी चीजें चली जाती हैं, तो वो भी हो सकता है, वो वैसा वाला। बट वैसे उन कारणों से भी जल प्रदूषित हो सकता है। या जो एग्रीकल्चर का होता है वेस्ट मटेरियल, वो भी हो सकता है, धोबी घाट, खुले में शौच, कई कारण है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाली चीजें तो एकदम फिक्स है, क्योंकि ये क्या होती है, बाकायदा बहुत सिस्टमेटिक इनको बनाया जाता है, तो पता है कि यहाँ से ये निकलना ही, ये कहीं हो सकते हैं कहीं नहीं हो, किसी एक जगह पे ये चीजें, इनमें से कोई एक हो सकती है। धोबी घाट हर जगह नहीं होता है, या कृषि हर जगह नहीं होती, तो कहीं पर कोई एक हो सकता है, कहीं पे सारे के सारे हो सकते हैं। तो ये मेनली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, एक फिक्स और एक ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड। अब अगर हम आगे बात करें तो भूमि जल प्रदूषण की यानी अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, इसको कैसे हो रहा है, ये औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों से युक्त जल के रिसकर भूमिगत जल से मिल जाने से ये होता है। मतलब जो भी जितना भी वेस्ट निकल रहा है, पानी, गंदा पानी जो बोलेंगे हम, क्योंकि वर्षा का जल तो जाते ही जाता है, वर्षा का जल जाता है और स्टोर हो जाता है लैंड में, धरती में, भूमि में। लेकिन हम उसको निकाल के बोरिंग से हमने निकाल लिया, या फिर अलग अलग सोर्स से हमने जो भी पानी का यूज किया, फिर वो हमारे यूज के बाद में एज ए वेस्ट
गंदा होके जो निकल रहा है वो फिर अलग अलग तरह से सीवेज के थ्रू जाकर कहाँ मिलता है, कहीं ना कहीं फाइनली वो जमीन के अंदर ही पहुंचता है। किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से पानी वो भूमि में पहुंच जाता है। अंडरग्राउंड वाटर दो तरह के होंगे। एक तो ये है जो बादलों से वर्षा हुई, तो जब बादलों से भी वर्षा दो तरह से होती है, उसमें से जो धीमे धीमे टप टप बूंद बूंद टपकता है, मंद मंद जो होती है फुहार जिसको बोलते हैं, वो वाला तो जाता है नीचे, अंदर चला जाता है आराम से और स्टोर हो जाता है। लेकिन एक मतलब बहुत तेज धुआंधार बारिश जो होती है, वो पानी स्टोर नहीं हो पाता है। और हमारा जो रोल है, आजकल हमने सब प्लास्टिक बिछा दिया है जगह जगह, तो बिल्कुल नहीं जा पाता है। फिर वो पानी पूरा बह जाता है नालियों के थ्रू, और नालियों से बह के नदी, नदी से समुद्र, यहाँ वहां चला जाता है, स्टोर नहीं हो पाता है, काम में नहीं आ पाता है ऐसे। लेकिन जो थोड़ा बहुत ऐसे धीमे धीमे वाली बारिश से जो स्टोर हुआ है, उसमें हमने जो हमारा वेस्ट निकाला है, खराब वाला पानी निकाला है, या प्रदूषित जल जो निकाला है, वो जाके इसमें मिल जाता है, तो फिर इसको भी प्रदूषित कर देता है। स्वच्छ पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल लगभग 30% है। इतना होता है, मतलब जो प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, पीने का पानी हम जिसको बोलते हैं, उसका केवल 30% जो है वो अंडरग्राउंड होता है। और यह लगभग 1.5 बिलियन लोगों के लिए जल का प्राथमिक स्रोत है। 1.5 बिलियन लोग केवल इसी पे डिपेंड है, जो बोरिंग करके इसको निकाल निकाल के पी रहे हैं, या म्युनिसिपैलिटी के जो नल लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बोरिंग से बाहर आ रहा है। तो इतने सारे लोग, ये केवल 30% है, और इतने सारे लोगों को अवेलेबल होता, मतलब इतने सारे लोग इस पे डिपेंड है। इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? दो चीजें हमने देखी है। यस मैम। आगे बढ़े। जी मैम। इसको पिक्चर से भी देख लीजिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये बरसात हुई, बरसात का पानी थोड़ा थोड़ा जमा। ये देखिए, ये जो एक्वाइफर है ना, ये शब्द आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है यही जो वर्षा का जल है। मतलब ये एक्वीफर जो है, एक ऐसी स्पेस को नाम दिया गया है, जगह को नाम दिया गया है जो भूमि के अंदर होती है। और यहाँ पे पानी, जैसे बाहर पानी हम देखते हैं ना कि तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, ऐसे ये भूमि के अंदर ऐसी जगह होती हैं, कोई कैप जैसा समझ लीजिए, कोई गड्ढा जैसा समझ लीजिए, कि जो बरसात का पानी है इसमें धीरे धीरे आया और यहाँ स्टोर हो गया। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक्वीफर, एक्चुअली जगह का नाम है अंडरग्राउंड, जिसमें प्योर वाटर, क्लीन वाटर जो है स्टोर रहता है। लेकिन अब हमारे घरों का ये जो है, ये दिख रहा है ना आपको, सेप्टिक टैंक का भी जा रहा है लीकेज। अगर सेप्टिक टैंक में लीकेज है तो वो भी इसमें मिल रहा है जाके। और फिर ये हमारा जो सीवेज है, उसका भी पानी जा जाके मिल जाता है इसमें। सब तरह से जो अंदर जो स्टोरेज है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह का लीकेज होके मिल रहा है, या डायरेक्ट भी मिल रहा है उसमें जाके। तो वो क्या कर रहा है, जो हमारा अच्छा वाला स्वस्थ कहना चाहिए प्योर शुद्ध जो जल है, उसको जाके प्रदूषित कर रहा है। तब वो उसकी क्वालिटी क्या हो गई, अभी ये अच्छा था, लेकिन अभी इसके साथ में क्या वर्ड लग गया है, अनकन्फर्म। मतलब ये होता है अपुष्ट। एक शब्द होता है पुष्ट, ये यहाँ पे पुष्ट वो वाला पुष्ट है, तुष्टि पुष्टि वाला, संतुष्टि तुष्टि पुष्टि वाला, हष्ट पुष्ट वाला। मतलब आपको हेल्दी, अच्छी एक हेल्थ प्रदान करने की क्वालिटी अब उसमें नहीं बची है, अपुष्ट हो गया। मतलब आपको वो हेल्थ नहीं दे सकते, यानी उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, लेस हो गई है मात्रा उनकी। ठीक है, ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। डीओ, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं पूछेंगे, सीधा डीओ पूछ लेंगे।
डीओ क्या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। हम पढ़ रहे थे ना एयर पोल्यूशन में कि क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना प्रॉपर बंद हो जाती है, किस किस कारण से? एक उसमें हमने ट्रांसपोर्ट का पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी तेलीय पदार्थ अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं यहाँ से वहां जा रहे हैं और उनमें से लीकेज है, तो वो पूरा लीकेज वाटर की सरफेस पे फैल जाएगा और उसमें ऑक्सीजन फिर जाना बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, वहां की जो स्पीसीज हैं अंडर वाटर जो रहती हैं वो सब सरवाइव नहीं कर पाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ जल में भी अब सब चीजें इंटर कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए हमको। यह है कौन सी? पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है उसकी बात हो रही है। ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, कुछ भी कोई सा भी वाटर बॉडी है, ये तालाब है, नदी है, कुछ भी समझ लीजिए। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी बात हो रही है। डीओ बस वही है। डीओ क्या है? किसी भी वाटर बॉडी में जो वाटर है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन है। क्या है अब इसमें कि कैसे होती है ये? जब जल में डीओ की मात्रा, ये लाइन बहुत अच्छे से एज इट इज याद रखिएगा, 8.0 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर की बोतल होती है पानी की, इस 1 लीटर की बोतल में अगर 8.0 मिलीग्राम से कम हो गई, अगर इतनी भी नहीं है, 8.0 मिलीग्राम नहीं है इस पानी की बोतल में ऑक्सीजन, तब ऐसे जल को संदूषित कंटेमिनेट कहा जाता है। जब यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। मतलब अगर 8.0 तक है तो क्या बोल लेंगे कि अभी प्रदूषण होने के लिए ये शुरुआत हुई है, चल जाएगा काम, पी लेंगे, उतने ही नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर ये इसकी हाफ हो गई और भी कम हो गई, तब 1 लीटर में अगर 4.0 मिलीग्राम भी नहीं है, उससे भी कम है या उतनी भी है, तो भी ये कैसी है? अत्यधिक, मतलब वो वाटर कैसा है? बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है। और डीओ की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है। लवणता का मतलब होता है नमकीनपन, जो खारापन है वो अगर बढ़ रही है, नमकीन पानी जितना है उतनी ही ऑक्सीजन क्या होगी, मतलब डीओ की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। और दाब बढ़ने पर बढ़ती है, ये लाइन याद रखिएगा। दाब बढ़ने पर मतलब प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ये बढ़ेगी। लेकिन अगर इसमें सॉल्टीपन आ रहा है, ज्यादा ये सॉल्टी हो रही है, नमकीन हो रही है जल की मात्रा, तो कैसा हो जाएगा ऑक्सीजन उसमें, मतलब यही डीओ जो है वो कम हो जाएगी। अब फ्लोराइड, जिंक, कैडमियम भारी धातुएं जैसे पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि, सॉरी ये क्रोमियम है पहले, क्रोमियम और फिर यहाँ पर कैडमियम आदि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। मतलब ये जो है ये सारे मेटल्स है, केमिकल, जो हम बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ी होगी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो आती थी, मेंडलीफ का जो चार्ट आता था उसमें पढ़ते थे हम ये सारी चीजें। फ्लोराइड, जिंक, ये सब क्या है? कोई कुछ कह रहे हैं क्या? ये सारे केमिकल, केमिस्ट्री की विषय वस्तु है, केमिस्ट्री की क्या कहना चाहिए हमको, सारे मटेरियल है। और ये सब क्या करते हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या कर दिया है? इनको पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। मतलब उनका कहना है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा है कि ये इनकी वजह से, इनके नाम याद रख लीजिएगा कि ये सब
वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं, वाटर को पीने लायक नहीं छोड़ते हैं, पॉल्यूटेट कर देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ये? मैम मैम जो दबाव है वो कैसा दबाव है, मतलब दबाव, है जो- वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, प्रेशर, जब हम ऊंचाई पर, ऊंचाई नहीं, पानी की बात कर रहे हैं, हम पानी में घुली हुई की बात कर रहे हैं। प्रेशर मतलब प्रेशर कुकर में भी देखा होगा ना आपने, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसको कम करते हैं, जैसे अपने उसको वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्रेशर मतलब एक दबाव आ रहा है जो नेचुरली, उससे क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसको कल और अच्छे से मैं उससे कोशिश करूंगी, पिक्चर से समझा दूंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ओके मैम, तो मैम जैसे समुद्र के पानी में फिर डीओ की मात्रा कम होगी ना, क्योंकि उसमें हाँ लवणता रहती है। हाँ, जहां जहां भी उसका लवणता ज्यादा है या सॉल्टीपन है ज्यादा, तो वहां पे कम रहेगी डीओ की मात्रा। ये कॉमन सेंस है, जैसे लॉजिकल कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, आप उसको लॉजिक से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने नहीं भी पढ़ा, फैक्चुअल भी नहीं आया, तो आपको पता है कि समुद्र में ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होता है, और मीठे पानी की झील में या नदियों में कम होता है, तो वहां पे डीओ की मात्रा कैसी होगी, कम हो, इधर ज्यादा होगी उधर कम होगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको आप। ठीक है? ओके मैम। आगे बढ़े। यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है जैविक ऑक्सीजन मांग, मतलब डिमांड। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है उसकी डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कौन सी हो गई? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी फॉर द बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर। जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए, कितनी कठिन लग रही होगी आपको, मतलब यहाँ पे सीधा सा वैसा समझिए आप कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, मेन रोल क्या है ऑक्सीजन का, बताइए क्यों जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, बताइए। सांस लेने के लिए। सांस लेने की जरूरत है। सांस लेना तो है, लेकिन सांस लेके क्या कर रहे हैं, उससे क्या काम कर रही है वो अंदर जाके? मैम जीवित रहने के लिए। वही मैम हमें ब्लड के लिए, ऑक्सीजन से ही ऊर्जा मिलती है मैम। सेल्स को देखिए, ऑक्सीजन से एनर्जी। तो कॉन्ट्रिया में जब ऑक्सीजन और हमारा जो भी खाते हैं पीते हैं उसका जो रस जाता है ना, वो दोनों बढ़ के वो हमारे लिए पावर जनरेट करता है। देखिए अब इसको और वो तो जरूरी। और सरल तरीके से समझिए। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, वो बेस्ट एग्जांपल हो गया मेरे लिए, उससे सब समझ में आ जाता है। हम सूरज को लेते हैं सबसे पहले, हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये सब सारी चीजें आपको इसी से समझ में आएगी। प्लांट ने लिया, भोजन बनाया, और हमने इसको, मतलब फूड चेन में ये चला गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के थ्रू एक के बाद एक सब में ये पहुंच गया। तो दो चीजें हो रही हैं, एक होता है, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, तीन चीजें होती हैं। तो मेटाबॉलिक मतलब उपापचय, हिंदी में अगर बोले तो हिंदी के आपको समझ नहीं आएंगे, बहुत कठिन शब्द होते हैं। मेटाबॉलिक ध्यान रखिए, मेटाबॉलिक दो चीजें चलती है मेटाबॉलिक में, एक होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। ये क्या होती हैं दोनों चीजें? हमने जो खाया पिया, हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक हम खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद में हम वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, और बाकी की चीजें जो यूज काम की चीजें रहती है, जो एनर्जी देती है, एनर्जी के फॉर्म में ही
चीजें हमारे अंदर स्टोर रह जाती है। तो जो हमने खाया उस खाने को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हमारे अंदर, इसीलिए हम श्वास में क्या करते हैं, O2 लेते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करती है, किसी भी चीज को जलाने के लिए मस्ट है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कोई भी चीज जल नहीं सकती है। और जो CO2 है वो आग बुझाने का काम करती है। हमने देखा है जो बस रहते हैं या जो ट्रेवलिंग जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, ऐसे पब्लिक व्हीकल रहते हैं, उनमें एक लाल कलर का ऐसा ड्राइवर की सीट के पास आपने देखा होगा, जैसे लाल कलर का डब्बा सा रहता है, उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है। वो क्या रहता है, वो आग बुझाने का उपकरण रहता है, उसमें CO2 भरी रहती है, वो आग बुझाने का काम करती है। अब आप सोचते होंगे कि कभी किसी ने अगर चूल्हा जलाया हो तो, या सर्दियों के दिन में आग जलाते हैं तापने के लिए, अगर लकड़ी बुझ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, फूंक मारते हैं और वो फिर से जल जाती है। लेकिन फूंक में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो फिर वो बुझना चाहिए, जलती क्यों है? वो फूंक से हवा मतलब स्पेस देती है, वहां जगह एकदम खाली होती है, फिर वहां पे आके ऑक्सीजन मिल जाती है। ऐसे करके वो उसमें काम होता है। लेकिन अभी हमको उस पे नहीं जाना है, अभी हमको इस पे ध्यान देना है कि एक तो चीज ये याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या काम करती है, जलाने का काम करती है। जो हम खाते हैं वो पहले तो डाइजेस्टिव, अभी जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो भी हम खाते हैं माउथ से गया अंदर, अंदर गया तो फिर पहले माउथ में हम उसको चबा लेते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, जटिल अणु उसको बोलते हैं। फिर उसको चबा चबा के जब हम अंदर अमाशय में भेजा तो अमाशय में कुछ जूस निकलते हैं, वो जूस फिर उसको और डाइल्यूट कर देते हैं और उसको और क्या कर देते हैं, और सूक्ष्म कर देते हैं और मतलब तोड़ देते हैं अलग अलग चीजों को। लेकिन यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं उस सब में फिर ऑक्सीजन का रोल होता है। फाइनली जब एनर्जी की बात आती है, मतलब जो भी हम खाते हैं वो फाइनली काय में चेंज हो जाता है, सबसे लास्ट में C6H12O6 में। काय का फॉर्मूला है ये, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का। वेरी गुड। हमको जब कमजोरी आ जाती है तो डॉक्टर हमको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, या हम खुद घोल के घर में ग्लूकोज पी जाते हैं। जो भी हमने खाया वो सब कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे ग्लूकोज में चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन लिया तो वो भी ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन वाला प्रोटीन के उसमें अणु में टूट के उससे एनर्जी अलग मिलेगी, फैट से अलग। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, जैसे कि हमने गेहूं, चावल या अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, ग्रेन्स जितने भी होते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर ग्लूकोज को जलाने का काम ये O2 करती है। जब ग्लूकोज को जला देती है उसके बाद में फिर क्या होता है, एटीपी के रूप में, अणु एटीपी के रूप में बदल के, ये एटीपी ही जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। AT और P, ये ऊर्जा इस रूप में, इस फॉर्म में हमारे अंदर रहती है। और हम जितना भी काम करते हैं, जो भी A to Z, वो इसी एटीपी के एटीपी की मदद से ही करते हैं हम। अगर ये एटीपी नहीं है हमारे पास में तो हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं, हमसे कुछ काम नहीं बनता है। तो इस एटीपी को बना कौन रहा है, ये ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को जला के ये ऑक्सीजन एटीपी में बदलती है, ठीक है। और दोनों चीजें हो रही। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, यहाँ पे भी बन रहा है, इसको हमने खा लिया, यहाँ सब खाते चले गए, यहाँ मतलब फॉर्म और ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है अलग अलग। प्लांट्स में फॉर्मूला अलग होता है, स्टार्च के रूप में, फ्रूट्स में अलग होता है, अलग अलग। यहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो उनका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन फाइनली वो होती चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही होती है। और इन सबको ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है, इसलिए सब लोग ब्रीदिंग करने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और जब जला दिया तो दो चीजें निकलती हैं, एक तो ये निकलती है, CO2 निकल जाती है बन के,
और दूसरी चीज क्या निकलती है, वाटर निकलता है और एनर्जी हमको मिलती है। और जब बनता है तो क्या होता है, इन सब से यहाँ एरो की जगह प्लस आ जाता है, इनसे मिलके क्या होता है, फूड बनता है। और क्या निकलती है, O2 निकलती है, वो O2 हमारे काम आ जाती है। ये प्लांट की प्रोसेस है और ये हमारे अंदर बॉडी में हो रही है। ठीक है, और ज्यादा इसमें डीप में मत जाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो रही है, उस वाली भी ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। उस काम को करने के लिए जो जिस ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उसकी डिमांड की बात हो रही है कि वो प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसको किसके माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से मापा जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। The amount of oxygen that is necessary for the biochemical decomposition of organic substance in water, मतलब जो भी जैविक पदार्थ है उसको डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, जो चीज जहां से आई है वो वहां चली जाना, वो मतलब कठिन से सरल की तरफ जाना, जटिल से, जैसे मुंह में भी बड़े बड़े अणुओं को तोड़ते हैं फिर फाइनली वो डाइजेस्ट होते होते बिल्कुल सरल हो जाता है, बहुत छोटे छोटे उसमें टूट जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी बायोकेमिकल सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनको डिकम्पोज कर देना अपने सरल अणुओं में, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ देना। उसके लिए जो जिस ऑक्सीजन की जरूरत है उसी को बीडीओ यहाँ पे बीओडी यहाँ पे कहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेयर देयर इज हाई बीओडी डीओ विल बी लो। ये भी याद रखिए कि अगर ये ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो डीओ क्या था, डीओ क्या थी बताइए, अभी बताइए। डिसॉल्व ऑक्सीजन। हाँ, मतलब कितनी उस पानी में, किसी भी पानी वाले सोर्स में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है वही डीओ है। तो अगर डिमांड ज्यादा है तो ये कम होगी, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना। जैसे ये, इसको ऐसे याद रखिए, एक अनार 100 बीमार वाले एग्जाम्पल से याद रखिए तो याद रहेगा कि चीज लिमिटेड है, कम है, और कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि ये हमेशा कम रहेगी, इसकी क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि ये ज्यादा है। द अमाउंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज मेजर्ड थ्रू बीओडी, और इसी से क्या है, जो वाटर पॉल्यूशन है उसका अमाउंट इसी से नापते हैं। अमाउंट यानी उसका जो भी परसेंटेज है वो इसी से नापेंगे। फिर बट एक और चीज इन्हें लगा दी है यहाँ पे, बट ओनली बायोडिग्रेडेशन इज डिटेक्टेड थ्रू बीओडी एंड अरे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, but BOD and it is a very long process, therefore BOD is not used in pollution measurement। मतलब कि इससे मेजर तो कर सकते हैं लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लेती है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। आमतौर पर इसका यूज नहीं किया जाता है पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लेती है ये। ठीक है, चीजें समझ में आई ये वाली, थोड़ी सी खिचड़ी ज्यादा। बीओडी एक बार और बता दीजिए। बीओडी, हाँ मैम। बीओडी मतलब जो भी बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ ऐसे हैं, जैव रासायनिक पदार्थ जितने भी हैं वाटर में, वो उनको डिफ्यूज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जितनी जो ऑक्सीजन चाहिए रहती है वही क्या है, या जो डिमांड है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए, जो जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैम ये टेस्ट है ना, कोई टेस्ट है ना ये? नहीं, ये
हाँ मतलब टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी है, लास्ट में ने बोला है कि इसके द्वारा नापा जाता है, लेकिन ये खुद में एक प्रोसेस भी है, मतलब प्रोसेस नहीं, एक डिमांड है ये, एक्चुअली मांग है, मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि अभी हमने एक 12 नंबर का वो पढ़ा था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या था 12 नंबर का, कि 100 लोग हैं किसी प्रोडक्ट को यूज करने वाले, तो 100 लोगों, कंजम्पशन। हाँ कंजम्पशन करने वाले, उपभोग करने वाले, यूज करने वाले 100 लोग हैं, तो 100 प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कितने हुए, 80 ही हुए, तो जब 80 प्रोडक्ट हुए तो 20 लोगों के पास नहीं पहुंचा ना वो प्रोडक्ट, तो ये एक डिमांड है कि इतनी ऑक्सीजन होना चाहिए, उतनी है या नहीं है, इसके नाम से एक बना दिया, स्केल भी बना दिया समझ लो, लेकिन उसका यूज नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्केल के एक प्रोसेस है, प्रोसेस से ही पता, अगर ये ज्यादा है कम है तो उससे पता चल रहा है कि प्रदूषण कितना है और कितना नहीं है। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? मैम तो अगर जो बीओडी है कि डिकम्पोज के लिए ऑक्सीजन का जो यूज है वो बीओडी में आता है, तो हाँ फिर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लोग है, इनका कॉम्बिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये देखो इसको ऐसे है, इसको ऐसे समझो, एक घर में, ये भी वैसे ही जुड़ा हुआ है उसी से जो अभी एग्जांपल दिया ना 100 लोगों वाला, कि 100 लोग उपभोग करने वाले हैं किसी चीज को, यूज करने वाले हैं, लेकिन वो चीज पूरी 100 नहीं है, 80 ही है, तो फिर क्या होगा, 20 लोग बच जाएंगे ना उससे, तो ये जो घुली हुई है उसकी मात्रा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे यूज कर ली गई, ये ज्यादा है तो यूज कर ली, ऐसा। अच्छा ओके मैम। ठीक है, डिकम्पोज के लिए ऑक्सीजन यूज कर ली तो फिर डाइल्यूट ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो वहां कम हो गई है। हाँ ऐसा है ये। ओके मैम। ठीक, आगे बढ़े आप। यस मैम। 1 घंटा कैसे निकल जाता है मैम पता ही नहीं चलता। हाँ, एक बार और बता दीजिए इसको, बीओडी को। पीओटी को एक समझ बार नहीं। और अब प्रियंका जी बताएंगी, आपने समझा ना, प्रियंका जी बताओ अब आप। यस मैम। मैम जैसे कि कहीं पे हमें किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो हाँ वहां पे से हमने वो ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब जब हाँ हमने वहां पे से वो ऑक्सीजन यूज कर लिया तो ऑक्सीजन की वहां पे शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, सही है एकदम, समझ में आया। कौन पूछ रहे थे? मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया है। देखो देखो देखो, समझो इसको ऐसे समझो, डिमांड का मतलब क्या होता है ये बताइए। मैम हाँ तो आसानी से समझा जा सकता है, यदि 4 रोटी खाने की हमारी इच्छा है, हमारे हाँ पास 3 रोटी है, हाँ तो कमी रह गई ना, डिमांड रह गई ना, तो हाँ वही है यहाँ पे बीओडी। हाँ, हाँ, बायोलॉजिकल डिमांड हो गया ना, ऑक्सीजन की डिमांड रह गई। वहां हम भूख के लिए देख रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की है। जो बिल्कुल पानी सही। में ऑक्सीजन जितना घुला हुआ है, यदि उससे कम हो जाएगा तो डिमांड बन जाएगी। पहले आपने यूज कर लिया उसको, तो हम्म, ऑक्सीजन को, तो फिर वहां जरूरत बन जाएगी ना, डिमांड बन जाएगी ना। जी बिल्कुल। आवश्यकता और पूर्ति का वो जो गणित है ना, वो यहाँ भी लागू होता है। अब इसी से प्रदूषण भी पता चल रहा है ना, कि अगर जितनी चाहिए है उतनी नहीं है, मतलब जल प्रदूषित है आपका, और अगर जितनी चाहिए उतनी है तो प्रदूषित नहीं है, ऐसे इसको एक एज ए स्केल भी यूज कर रहे हैं, उससे प्रदूषण का जो लेवल है वो भी पता चल रहा है इसी के थ्रू। अब समझ में आया? ठीक जी नहीं मैम। जबरदस्ती ठीक है, नहीं है, नहीं आया है तो अपन और उसको और समझने की कोशिश करेंगे, कल और पिक्चर पिक्चर से समझेंगे, अगर नहीं आया जी वो तो। मैम ठीक है आ मैम। गया? पक्का लॉक कर दिया जाए? हम्म। नहीं, अगर पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया फिर कल आपसे पूछ लेंगे। ओके, बिल्कुल। बस मैम पर इससे आगे मत पढ़ाओ आप। नहीं हाँ सही कह रही है मैम। मैम आज तो सारा ना ऐसे ही हो रहा है, पर क्लास ली है लेकिन यही है। ऐसा ठीक है,
आपकी आपकी इस बात सिर आंखों पर आपका सुझाव स्टूडेंट